हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। इसके अंतर्गत न्यूज़ में रहे विभिन्न ज्योग्राफिकल फिनोमिनास, न्यूज़ में रहे रिवर, लेक, आइलैंड, वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, वाटरवेज, कैनाल्स, डैम, टनल्स आदि के बारे में देखेंगे जो न्यूज़ में रहे थे लास्ट ईयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन बुरेवी के बारे में। साइक्लोन्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं ये मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, वहां जाकर देख सकते हैं आप। अब साइक्लोन बुरेवी जो है ये श्रीलंका और इंडिया के मध्य आया था। ये वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसे बुरेवी नाम मालदीव ने दिया है। अगला है साइक्लोन अम्फान। ये बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ था जिसका प्रभाव साउथ अंडमान सी तक था। अब ये भी देख लेते हैं इसमें कि साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है। अब इसके लिए WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड के विभिन्न ओशियंस को अलग अलग रीजन्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया है और सभी के लिए एक एक बॉडी बनाई गई है। अब हमारे इंडियन ओशियन के लिए उसने अपॉइंट किया है IMD को, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, और IMD ही डिसाइड करता है कि किसी भी साइक्लोन को कैसे नाम दिया जाएगा। यूजुअली साइक्लोन्स के नाम देने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म में फीमेल्स और मेल्स के नाम पर भी साइक्लोन के नाम रखे जा सकते हैं। लेकिन हमारे इंडियन ओशियन रीजन में ये चीज़ अलग है। हम यहाँ पर विभिन्न कंट्रीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करते हैं और वे कंट्रीज लगभग 7-8 नाम सजेस्ट कर देती है, और जैसे जैसे साइक्लोन्स आते जाते हैं तो कंट्रीज के नाम के अनुसार भी उन साइक्लोन्स के नाम रख दिए जाते हैं। अब किसी भी साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन घोषित करने के लिए यदि उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो ही IMD उसे साइक्लोन घोषित करता है। अब ये देख लो कि इंडियन ओशियन रीजन में IMD के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। तो ये 12 कंट्रीज हैं हमारे रीजन में। चलिए अब आगे बात करते हैं हैरिकेन्स के बारे में। ये सामान्यतः अटलांटिक ओशियन में फॉर्म होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही हैं। इसमें पहला है हरिकेन लोटा जो सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ के पास आया है। इसके बाद टाइफून आते हैं जो सामान्यतः प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चाइना के पास देखे जाते हैं। इसमें है टाइफून गोनी जिसने फिलीपींस को हिट किया है। अब बताइए कि फुजीवारा इफेक्ट क्या होता है। जब दो साइक्लोन एक दूसरे के आसपास से गुजरते हैं तो ये आसपास के रीजन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसे ही फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं। हाल ही में 2 हैरिकेन्स, हरिकेन मार्को और हरिकेन लॉरा, दोनों आसपास से गुजरे हैं। ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन के गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखा गया है। देखिए ये फुजीवारा इफेक्ट 1921 में जापान के एक मीटोलॉजिस्ट साकुई फुजीवारा के द्वारा खोजा गया था। देखिए फुजीवारा इफेक्ट में होता क्या है कि जब 2 साइक्लोन एक दूसरे के आसपास से गुजरेंगे तो दोनों साइक्लोन्स में से जो भी वीक साइक्लोन होगा वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के आसपास घूमने लगेगा और अंत में उसी में जाकर समा जाएगा। दूसरी कंडीशन में यदि दोनों साइक्लोन ही एक दूसरे के समान ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि यदि सेम स्ट्रेंथ के साइक्लोन भी हैं तो वे एक दूसरे में मर्ज भी हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं लामू रीजन कहाँ स्थित है। तो यह रीजन केन्या में स्थित है। हुआ क्या है कि सोमालिया के अल शबाब ग्रुप ने अटैक किया है केन्या में स्थित US के मिलिट्री बेस पर। यह कोस्टल लामू रीजन में ही स्थित था। ये लामू रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कोस्टल टाउन है इसमें माना जाता है कि ये लोग पिछले 700 वर्षों से रह रहे हैं, मतलब सबसे हिस्टोरिकल सिटी है ये। लामू रीजन की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यह पूरा रीजन कोरल स्टोन और मैंग्रोव टिम्बर के ऊपर बना हुआ है। इसमें मुख्य स्ट्रक्चर कोर्टयार्ड, वरामदास और वुडन आर्ट से बने हुए डोर्स यहाँ पर फेमस हैं। और इस लामू रीजन में 19वीं सेंचुरी से इस्लामिक कल्चर और सोहेल कल्चर की शिक्षा भी दी जाती है। साथ ही यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, केन्या के बिल्कुल कोस्टल पार्ट में है ये। आगे बात करते हैं मेकोंग रिवर के बारे में। तो हाल ही में न्यूज़ ये है कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इन बैंकॉक तथा लोअर मेकोंग इनिशिएटिव दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें देखना था कि चाइना जो यूनान प्रोविंस में मेकोंग रिवर पर डैम बना रहा है उससे आगे मेकोंग रिवर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो रिपोर्ट कहती है कि मेकोंग रिवर अब सूखने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर पानी रोक रहा है चाइना। तो मेकोंग रिवर के बारे में जान लेते हैं। ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ये चाइना से होते हुए थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और उसके बाद वियतनाम से होते हुए समुद्र में मिल जाती है। ये रिवर थाईलैंड और लाओस के बीच सीमा बनाती है। यह दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी है और एशिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है।
आगे बात करते हैं लोनार झील के बारे में। हाल ही में एक स्ट्रेंज फिनोमेना दिखा यहाँ पर लेक का पानी पिंक कलर का हो गया था। यह लोनार लेक 50,000 वर्ष पूर्व बना था जब एक मीटेरॉइड धरती से टकराया था। महाराष्ट्र में स्थित लोनार लेक एक खारे पानी की झील है। अब बात करते हैं रिवर नाइला या भरतपुजा नदी के बारे में। तो 17वां सेशन आयोजित हुआ था देखो अपना देश वेबिनार का। इसका टाइटल था एक्सप्लोरिंग रिवर नाइला। रिवर नाइला का दूसरा नाम है भरतपुजा रिवर। यह तमिलनाडु के अन्नामलाई हिल से निकलती है और यह पेरियार रिवर के बाद केरल की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब जानते हैं वंशाधार रिवर डिस्प्यूट के बारे में। यह डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य है। आंध्र प्रदेश इस रिवर पर एक नेरादी ब्रिज को बनाना चाहता है। अब इसमें उड़ीसा का कंसर्न भी जरूरी है क्योंकि वंशाधार रिवर उड़ीसा से निकलती है और आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। ये गोदावरी और ऋषिगुइया रिवर के बीच में चलती है। अब इस टॉपिक में ही इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट में आर्टिकल 262 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं तियाऊ रिवर के बारे में। यह रिवर इंडिया और म्यांमार के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ये मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और आगे जाकर तुईपुई रिवर से मिल जाती है। अब यहाँ पर इंडिया और म्यांमार ने 2 चेक पोस्ट खोले हैं। पहला है जोरीपुई और 2018 में खोला गया था जोखावथार। आगे आता है अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये केरला के थ्रीसुर डिस्ट्रिक्ट में चलाकुदी रिवर पर स्थित है। ये केरला का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। इसकी सुंदरता के कारण इसे द नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है तथा यहाँ कडार थ्राइव रहती है। लेकिन केरल की गवर्नमेंट यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रही है। इसी कारण केरल का अथिरापल्ली वाटरफॉल न्यूज में है। और तो और यह क्षेत्र इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में आता है वेस्टर्न घाट के। आगे आता है कच्छातीवू आइलैंड। 1974 में यह श्रीलंका को दे दिया गया था भारत की ओर से, लेकिन उस समय यहाँ के फिशिंग राइट भारत के पास थे। फिर 1976 में फिशिंग राइट्स भी श्रीलंका को दे दिए गए और अब यह रीजन डिस्प्यूट में है। कच्छातीवू आइलैंड पाक स्टेट में उपस्थित है। चलिए अब आगे जानते हैं ताइवान स्ट्रेट के बारे में। इसे पहले फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता था। ये ताइवान और मेनलैंड चाइना के मध्य स्थित है। यह ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी को नॉर्थ चाइना सी से कनेक्ट करता है। आगे बात करते हैं सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में। ये जापान और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है। तो हाल ही में जापान ने एक बिल पास किया जिसमें तोनोसियो आइलैंड का नाम बदलकर सेंकाकू आइलैंड कर दिया गया। आगे बात करते हैं गलवान रिवर के बारे में। यह रिवर अक्साई चीन से निकलती है और जाकर मिलती है श्योक रिवर से। अब यहाँ पर गलवान वैली है जो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में स्थित है, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंडिया के सबसे लंबे रोपवे के बारे में। यह असम में बन रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। यह कचारी घाट को गुवाहाटी से गोविंदा टेम्पल तक कनेक्ट करेगा जो नॉर्थ गुवाहाटी में है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करते हैं। ये तिब्बत में चेंग यंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोलांग रिवर, और राइट हैंड से सहायक नदियां हैं केमेंग, मानस, बेकी, रैडाक, जलढका, तीस्ता और सुबनसिरी रिवर। अब बात करते हैं पंपा रिवर के बारे में। यह केरल की तीसरी लंबी नदी है पेरियार और भरतपुजा रिवर के बाद। पंपा रिवर के पास ही सबरीमाला मंदिर उपस्थित है जहां पर लॉर्ड अयप्पा स्थित हैं। इस रिवर को दक्षिण भागीरथी और रिवर बारिश भी कहा जाता है। अब कुछ अन्य आर्टिकल्स देख लेते हैं। पहला है पेरूर लेक, ये तमिलनाडु में उपस्थित है। अब देखते हैं वेला नई आइलैंड या काइट्स आइलैंड कहाँ उपस्थित है। तो ये श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित हिंद महासागर का एक छोटा सा आइलैंड है। अब वेलायनी लेक कहाँ स्थित है? केरल में। उलसूर लेक कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ये लीगल एक्टिविटीज के कारण पॉल्यूटेड हो रही है। हुसैन सागर लेक कहाँ स्थित है? तेलंगाना में, हैदराबाद में। पोवाई और चारकोप लेक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वेम्बनाड लेक कहाँ स्थित है? ये एक रामसर साइट है जो केरल में स्थित है। आगे है साउथ लूनक लेक जो सिक्किम में स्थित है। आगे सागर आइलैंड, घोरामारा आइलैंड और मौसुनी आइलैंड वेस्ट बंगाल में स्थित है।
आगे है मागुरी मोटा पुंग बील। ये असम का एक वेटलैंड है। इसे डिब्रू साइकोवा का गेटवे भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, मतलब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे इंपॉर्टेंट बर्डिंग साइट भी घोषित किया है। आगे है नाग रिवर, जो नागपुर में स्थित है महाराष्ट्र में। नाग लेक अंबाझरी लेक से ओरिजिनेट होती है। आगे बेल्लादुर लेक, वर्थुर लेक और वृषंभावती रिवर कर्नाटक में स्थित है। पुथीमारी रिवर असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आगे बताइए कामेंग रिवर कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। और जैसे ही ये रिवर असम में एंटर करती है, इसे जिया भरेली रिवर भी कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव के बारे में। यह पीस इनिशिएटिव ईरान में हुआ था। इसमें भाग लिया था ओमान, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना ने। अब हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। यह गल्फ ऑफ ओमान को पर्सियन गल्फ से जोड़ता है और इस पर्सियन गल्फ का सीधा संबंध अरेबियन सी से कराता है। अब यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भारत का 2/3 ऑयल इंपोर्ट होता है और 50% लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी इंपोर्ट होता है। अब बताइए थ्वेट ग्लेशियर कहाँ उपस्थित है? ये अंटार्कटिका में है। इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है और साइज है 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हाल ही में स्टडी में पाया गया कि इसके नीचे गर्म पानी भरा हुआ है, मतलब इसके पिघलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे आता है नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम। अब ये डैम इसलिए बन रहा है क्योंकि जो आइलैंड कंट्रीज हैं यूरोप की, जैसे ब्रिटेन जैसे देशों ने ये कंसर्न जताया कि यदि सी लेवल बढ़ता है तो हमारे जैसे कंट्रीज तो डूब जाएंगी। इसलिए नॉर्दर्न सी को सी लेवल से बचने के लिए 2 डैम्स को बनाने का प्रपोज किया गया है। एक डैम बनेगा उत्तरी सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड से पश्चिमी नॉर्वे के मध्य, और दूसरा डैम बनेगा सदर्न इंग्लैंड से फ्रांस के मध्य। अगला आर्टिकल है दियामेर भाषा डैम के बारे में। ये डैम पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिंधु रिवर पर बन रहा है। आगे बताइए देप्सांग रीजन कहाँ है? तो देप्सांग प्लेन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, लद्दाख में। वेस्टर्न देप्सांग प्लेन है इंडिया के अंडर में और ईस्टर्न देप्सांग प्लेन आता है अक्साई चीन में। अब बताइए ओकावैंगो डेल्टा वेटलैंड कहाँ है? ये बोत्सवाना में स्थित है। यहाँ पर अभी लगभग 100 से ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ हुई थी। ये सदर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसके आसपास नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और साउथ अफ्रीका है। यहाँ स्थित ओकावैंगो डेल्टा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे बात करते हैं सोकोत्रा आइलैंड के बारे में। यह अरब सागर में उपस्थित सोकोत्रा आर्कीपेलगो में स्थित 4 द्वीपों में से एक द्वीप है। उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है सोकोत्रा आइलैंड। यह आइलैंड यमन के अंतर्गत आता है, लेकिन हाल ही में सदर्न सेपरेटिस्ट ग्रुप ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। हाँ, और सोकोत्रा आइलैंड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब बताइए बगजान ऑयल फील्ड कहाँ लोकेटेड है? ये असम में है। ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास स्थित है। यहाँ पर हाल ही में फायर देखा गया था। चलिए अब कुछ अन्य लोकेशंस देखते हैं। नानार ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दासपल्ला हिल्स कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब बताइए केरल किस स्थान पर अपना महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम बना रहा है? पय्यनूर में, और यह पय्यनूर पेरुम्बा रिवर के तट में स्थित एक सिटी है। आगे बताइए गैरसेन कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गवर्नर ने इसे समर कैपिटल बनाने की बात कही है। गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ बन रहा है? ये हरिद्वार में बन रहा है। इस म्यूजियम में गंगा नदी पर कल्चर, बायोडाइवर्सिटी और रिजर्वेशन जो भी एक्टिविटीज की गई हैं उन्हें शो किया जाएगा। अब आगे चोरतेन नेमा ला कहाँ स्थित है? सिक्किम में। फिंगर एरिया किससे संबंधित है? पेंगोंग लेक से। पेंगोंग लेक को 8 फिंगर एरियाज में डिवाइड किया गया है। यह लद्दाख में है। आगे गोगरा रीजन भी लद्दाख में है। आगे आती है कुथी वैली। यह ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड में स्थित है। यह तिब्बत और इंडिया के बीच में लास्ट वैली है। आगे बेयांस रीजन कहाँ स्थित है? यह काली रिवर के दोनों साइड का एरिया बेयांस रीजन कहलाता है। इसका अधिकतर पार्ट नेपाल में स्थित है। माउंट कुंगांग कहाँ स्थित है? नॉर्थ कोरिया में।
अब बताइए मैग्रेब रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसमें उपस्थित है अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं ये। आगे एपीवाई लैंड्स कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ एबओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ग्रुप रहते हैं। अब आगे सक्सगाम वैली कहाँ स्थित है? इंडिया चाइना की बॉर्डर में। अथीश्वरार जैन टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। कुरांगनी हिल्स और वेलिंगिरी हिल्स कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बुरी गंगा रिवर कहाँ है? बांग्लादेश में। यह वहां की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। अब आगे साहिद बेहस्ती टर्मिनल, चाबहार पोर्ट और फरजाद बी गैस प्लांट कहाँ स्थित है? ईरान में। ईरान में जो फरजाद बी गैस फील्ड है ना, यहाँ पर 2002 में ओएनजीसी ने ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था वहां के ऑयल फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन 2020 में ईरान ने कह दिया है कि इसका डेवलपमेंट हम स्वयं अकेले करेंगे। काकीनाडा कोस्ट और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कंबम वैली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में। अब बनानास की कुछ वैरायटीज के नाम याद रखिएगा। नेंद्रान, रसकादली और चेंकाडली। आगे हजीगक माइन कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। यहां आयरन ऑक्साइड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अल दफरा एयरवेज कहाँ स्थित है? यूएई में। दारफुर रीजन कहाँ स्थित है? वेस्टर्न सूडान में। कोयम्बेडु मार्केट कहाँ स्थित है? चेन्नई के पास, तमिलनाडु में। अंबुकुथी हिल्स कहाँ स्थित है? केरल में। और यहां पर ही पड़क्कल केव्स भी उपस्थित हैं। बराहोटी प्लेन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यहां पर पहली बार चाइनीज इंट्रूजन हुआ था 1954 में। सुस्ता एरिया कहाँ स्थित है? यह इंडिया और नेपाल के बीच में है, उत्तर प्रदेश में, जो कि गंडक रिवर के आसपास का एरिया है। संगुमुघम बीच कहाँ स्थित है? केरल में। अब साधना पास या नस्ताचुन पास कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब आगे बताइए महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? यह बिहार में है। यह पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करेगा। यह इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। अगला टॉपिक है अगरतला अखौरा रेल लिंक। यह रेल लिंक बांग्लादेश में उपस्थित गंगा सागर को भारत में त्रिपुरा में स्थित निश्चिंतपुर से जोड़ेगी, जो आगे चलकर अगरतला रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होगा। इसके बाद है हुबाली अंकोला रेल लिंक परियोजना। यह कर्नाटक में स्थित है। यह दो इंपॉर्टेंट एरियाज से पास होगी। पहला है काली टाइगर रिजर्व और दूसरा बेदती कंजर्वेशन रिजर्व। आगे है चाबहार जहीदान रेलवे लाइन। देखिए ईरान में इंडिया चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो इस चाबहार पोर्ट को रेलवे लाइन से जोड़ेगा जहीदान तक। फिर आगे ये अफगानिस्तान में जरान से गुजरते हुए दिलाराम तक पहुंचेगी। आगे बात करते हैं वृंदावन पोर्ट के बारे में। तो भारत में 13वां मेजर पोर्ट खुलने वाला है महाराष्ट्र में। यह होगा वृंदावन पोर्ट महाराष्ट्र का। यह लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल पर आधारित होगा। इसी ओनरशिप या 51% स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे तथा इसका लीडिंग पार्टनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट होगा। अगला आर्टिकल है इंग्लिश चैनल के बारे में। तो गूगल डूडल ने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है आरती साहा की। आरती साहा कौन है? ये पहली एशियन वुमन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अब इंग्लिश चैनल कहाँ है? ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला एक चैनल है जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर या डोवर जलसंधि मौजूद है जो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अगला आर्टिकल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में। हाँ, तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। दिस इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ये एक रिवेराइन मेजर पोर्ट है। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने भारतीय जन संघ की स्थापना की थी और माना जाता है बीजेपी जो है वह इसी की सक्सेसर है। अब बात करते हैं ट्री रिंग्स और ब्रह्मपुत्र फ्लड्स के बारे में। तो एक फिनोमिना देखा गया है कि असम में ट्री की यदि रिंग्स में वृद्धि होती है तो हमेशा ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आता है, और यदि पेड़ों के रिंग में कमी आती है तो असम के क्षेत्र में सूखा देखा जाता है। इसी के अनुसार स्टडी में पता चला है कि 13वीं सदी के आसपास असम में मॉइस्चर अधिक था, मतलब रिंग्स बढ़ रहे थे,
लेकिन 1950s के बाद ये रिंग्स कम होने लगे हैं, मतलब मॉइस्चर की कमी आ रही है असम में अब। आगे जानते हैं 3 सीज इनिशिएटिव के बारे में। ये यूरोपियन यूनियन के 12 मेंबर कंट्रीज के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 3 सीज के आसपास आने वाली कंट्रीज एक साथ आई हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और आ स्ट्रॉन्ग एंड मोर कोहेसिव यूरोप की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये 3 सी कौन कौन से हैं? एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी और ब्लैक सी। और इनकी कौन कौन सी कंट्रीज मिली हैं इसमें? ये 2015 में आया था 3 सीज इनिशिएटिव। इसकी कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? असम में। यहाँ पर यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज तथा वाटरवेज को कनेक्ट करेगा, मतलब इनसे रिलेटेड सारी सुविधाएं होंगी यहाँ। अगला टॉपिक है डॉपलर वेदर रडार। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 10 इंडिजीनियसली बिल्ट एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार को हिमालयन क्षेत्र में इस्टेब्लिश किया है। ये डॉपलर वेदर रडार हिमालय में जो भी वेदर चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हाई एरियाज में जो क्लाउड बर्ड्स, लैंडस्लाइड्स, हैवी रेन और स्नोफॉल होता है उसको मॉनिटर करेगा। इसे डेवलप किया है इसरो ने, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर ने। अगला आर्टिकल है अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में। ये तेलंगाना के नल्लामाला हिल्स में उपस्थित है। यहाँ पर हाल ही में फॉरेस्ट फायर देखी गई थी। यहाँ पर चेंगचूक ट्राइब रहती है और बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, जहाँ पर 70 स्पीसीज मैमल्स की, 300 से ज़्यादा स्पीसीज पक्षियों की और 60 स्पीसीज रेप्टाइल की हैं। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और पहला कौन सा है? सबसे बड़ा है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में। अब अगला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर 48 डेज का रेजुवेनेशन कैंप लगा है एलिफेंट्स के लिए। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कर्नाटक और केरल से भी बाउंड्री शेयर करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, जिसके पश्चिम में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर में बांदीपुर नेशनल पार्क और साउथ में साइलेंट वैली तथा मुकुर्ती नेशनल पार्क स्थित हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, मालाबार जायंट स्क्वेरल, गौर, इंडियन लेपर्ड, व्हाइट रम्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर। अब इसके अलावा तमिलनाडु में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडा थुरई टाइगर रिजर्व और सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। अब बताइए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के अरावली हिल्स में उपस्थित है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में देखो अपना देश वेबिनार के तहत यहाँ का वर्चुअल टूर कराया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, फिर 1978 में टाइगर रिजर्व बना। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, लेओपर्ड, जंगल कैट, कराकल, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकल, चीता, सांभर, ब्लू बुल, चिंकारा और 4 हॉर्न एंटलोप मिलते हैं। बर्ड्स की यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ सक्सेसफुली टाइगर्स को रिलोकेट किया गया है। अगला आर्टिकल है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। यहाँ पर पहली बार ब्लैक पैंथर को देखा गया है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ ईस्टर्न गोवा में है और यह वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, तो याद रखिएगा गोवा में है ये। अब गोवा में अन्य सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, भगवान महावीर सेंचुरी गोवा, मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से ही नेत्रावली रिवर भी बहती है, जो कि जुआरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर नेमली, सवारी और मेनापी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं। अब बताइए इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है मैमल्स के लिए? तो बिहार गवर्नमेंट यह ऑब्जर्वेटरी बना रही है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के अंतर्गत। यह ऑब्जर्वेटरी इको टूरिज्म को प्रमोट करेगी और एक ब्रिज के ऊपर बनेगी जिसमें ट्रांसपेरेंट कांच होगा, जिससे लोग वहाँ के जीवों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और वे जीव भी सेफ रहेंगे। यह ऑब्जर्वेटरी गंगा नदी के ऊपर सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज में बनेगी। आगे बात करते हैं क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया के बारे में। 2019 में वेम्बनाड को क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया के रूप में नोटिफाई किया गया है। यह केरल में उपस्थित है। इससे पहले वेस्ट बंगाल के सुंदरवन को,
गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, ये तीनों भी क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी ने कहा है कि इन क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज को कोस्टल कम्युनिटीज के साथ मिलकर मैनेज किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इंडिया के पहले लाइकेन पार्क के बारे में। ये स्थापित किया जा रहा है मुंशियारी उत्तराखंड में। इसका मेन एम है लाइकेन्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और उन्हें कल्टीवेट करना। अब ये जो लाइकेन्स होते हैं ना, ये एल्गी या साइनोबैक्टीरिया तथा फंगी से मिलकर बने होते हैं और ये दोनों एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन उत्पन्न करते हैं। इस भोजन का यूज़ फंगाई भी करता है और फंगाई जो है वह एल्गी को रहने के लिए निवास प्रदान करता है। आगे बात करते हैं अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट केरल के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के चालाकुडी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। हाँ, लेकिन इसको बनाने में एक प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोजेक्ट पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आएगा और इस प्रोजेक्ट की 163 मेगावाट कैपेसिटी है, इसलिए लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसलिए इस टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा एरिया जलमग्न भी हो सकता है। अब इसी पॉइंट पर हमारा ज्योग्राफी का आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।